हाँ जी दोस्तों, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में दो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि ध्यान रखना है, और वो एक रिलेटेड टू केस स्टडी है, तो इसलिए आपको केस स्टडी के मैनर में इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। जो पहला है वो उसकी बात करते हैं, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या है आपका सेक्शन 56(2)(10), इसके प्रोविजंस क्या होते हैं, इसमें किस टाइप की बातें की गई हैं, और उसी से रिलेटेड ये छोटा सा एक एडिशन किया गया, इंसर्शन किया गया है जो कि केस स्टडी को रेफर करता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्संस रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम whom would not attract the provisions of section 56(2)(10), नोटिफिकेशन नंबर 96/2019 डेटेड 11/11/2019। अब क्या है मतलब, पहले तो इसको समझो कि सेक्शन 56(2)(10) क्या है। तो इसके अंदर आपको पता होगा कि अगर हमें किसी से भी कोई पैसा रिसीव होता है, अदर सोर्सेज के अंदर कोई पैसा रिसीव होता है जो कि 50,000 से ज्यादा होता है, तो वो हमारा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। अगर किसी से हमें कोई भी सम रिसीव हुआ विदाउट कंसिडरेशन 50,000 से अबव, तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेज के अंदर। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि किसी से अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो उस केस में हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमें किसी से फ्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे बोथ हो, तो उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, और अगर उसकी वैल्यू अगेन एक्सीड करती है 50,000 से, तो हम कहते हैं कि जितना भी अमाउंट आपको मिला फ्री में, वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। फिर हम कहते हैं कि अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट से मिला है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कि यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि फ्री है, मतलब जस्ट एज अ गिफ्ट नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ पे किया, लेकिन दैट अमाउंट इज इनएडिक्वेट। तो उस केस में आप क्या करते थे, आपको याद होगा कि आप देखते हो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब स्टैम्प वैल्यू जो है वो कितना एक्सीड कर रहा है उस एक्चुअल कंसिडरेशन से जो भी आपने पे किया, और उस एक्सेस अमाउंट को आपको कंपेयर करना होता है किसके साथ, हायर ऑफ 50,000 या फिर 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है। अगर वो एक्सेस अमाउंट जो है वो ज्यादा है इन दोनों से, मतलब क्या हुआ कि लेट से किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख और उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो 40 लाख, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 10 लाख पे नहीं होगा, आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करोगे, तो आप देखोगे क्या ये 50,000 या फिर इनका जो सेल कंसिडरेशन है इसका 50%, तो 40 लाख का 5% कितना होगा, तो 40 लाख का आपका 5% आएगा 2 लाख। तो इन दोनों में से हायर बताओ कितना होगा, 50,000 2 लाख, तो आप लोगे 2 लाख। अब आप बोलोगे कि भैया 10 लाख का तुम्हारा गैप है, लेकिन अलाउ कितना होता, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का गैप अलाउ था जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका कितना एक्सेस है, 8 लाख। तो ये 8 लाख क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल अदर सोर्सेज के अंदर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे। ये पुराना प्रोविजन, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलेगा। आपको ये ध्यान आ गया होगा कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन किया करते थे। अब यहां पे क्या बात की जा रही है, यहां पे कहा जा रहा है कि भाई साहब कुछ एक कैटेगरी आपको ऐसी बताई जा रही है जहां पे कहा जा रहा है कि किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिलेगा भी तो उसके ऊपर ये जो प्रोविजंस है ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये जो 56(2)(10) वाले प्रोविजंस हैं ये अट्रैक्ट नहीं होगा उन लोगों के ऊपर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उनको रिसीव होगा वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसको इंसर्ट किया गया जहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसको आपको समझना है कि अगर आपने पीछे थोड़ा बहुत न्यूज देखा हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह हैं उसको पक्का कर दिया जाएगा। जो भी अनऑथराइज्ड हैं, जो कि आपके पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह पे चल रहे होते हैं, एग्रीमेंट विल वगैरह के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो उनको पक्के मकान दे दी जाएंगे, मतलब उनको ऑथराइज कर दिया जाएगा। तो ऑथराइज करने का मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट की नजर में उन प्रॉपर्टी की कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू नहीं देती। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी को हटा के उसकी जगह पे आप उसको परमानेंट कर दोगे, मतलब उसकी रजिस्ट्री लेके आ जाओगे, तो रजिस्ट्री लाने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरीके से उन सारे व्यक्तियों के पास जो कि प्रॉपर्टी नहीं था गवर्नमेंट की नजर में, उनको एक प्रॉपर्टी मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जो उनको प्रॉपर्टी रिसीव होगा, उसको कहा जा रहा है कि भैया ये टैक्सेबल नहीं होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी वगैरह हैं उनको जब ऑथराइज किया जाएगा तो उसकी जो रजिस्ट्री वहां पे होगी उसको आप कह रहे हैं कि उस केस में आपका ये जो सेक्शन 56(2)(10) वाला प्रोविजन था ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार पढ़ते हैं फिर और इसको डिटेल में समझेंगे। कह रहा है क्या, Section 56(2)(10) brings to tax under the head income from other sources any sum of money received without consideration if the aggregate value exceeds 50,000 or the value of immovable property being land or building or both received without consideration if the stamp value exceeds 50,000। ये एक कैटेगरी हो गई जहां पे फ्री वाली बात हो रही थी। दूसरा था it also brings to tax in case where immovable property is received for inadequate consideration। कब, जब डिफरेंस जो होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, इफ द स्टैम्प duty value exceeds such consideration and such excess amount is more than higher of 50,000 and 5% of sale consideration। तो ये वो था जो मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे समझाया।
द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 56(2)(10) हाउएवर लिस्ट आउट दी सर्कमस्टेंसेस। अब इसके प्रोवाइजो में कुछ सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं अंडर विच एनी सम ऑफ मनी or value of property would not be chargeable to tax under the head income from other sources. The Finance number 2 Act 2019 has inserted clause 11 to the proviso to provide that any sum of money or value of property would not chargeable to tax in hand of the recipient. कह रहा है कि ना sum of money ना property taxable होगा recipient के हाथ में if it is received from such class of persons and subject to such conditions as may be prescribed. तो अब ये prescribe वाली चीज क्या है उसको समझना पड़ेगा कि भैया क्या कंडीशन के तहत किसी को प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, उसको समझाया गया है। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 11 UAC टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) shall not apply to any immovable property being land or building or both received by a resident of an unauthorized colony। कोई ऑथराइज्ड कॉलोनी वाले व्यक्ति को अगर कोई भी इस टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है इन दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की बात हो रही है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रेगुलराइज द ट्रांजैक्शन ऑफ सच इमोल प्रॉपर्टी। मतलब कि जो भी ऐसी इमोल प्रॉपर्टी थी किसी के पास उसको रेगुलराइज किया गया, मतलब उनकी एक तरीके से प्रॉपर्टी दी नहीं जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी थी बस उसको रेगुलराइज कर दिया गया, मतलब उस अनऑथराइज को ऑथराइज कर दिया गया है। किसके बेसिस पे? तो जिनके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको कि ऑथराइज किया जाएगा उनके पास कुछ तो होना चाहिए, तो क्या होगा? या तो उनके पास लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, विल होगा, पोजेशन लेटर होगा, अदर डॉक्यूमेंट जो कि ये सबूत दे कि भाई साहब उन्होंने पैसे दे के उसको हासिल किया था, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है, उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है उस प्रॉपर्टी का जिसमें भी वो रहते हैं उनके फेवर में। तो उस सिचुएशन में अगर उनको रेगुलराइज किया जा रहा है तो इस वाली ट्रांजैक्शन को आप टैक्सेबल काउंट नहीं करोगे अंडर 56(2)(10) के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी कि भैया कच्चे मकान जो अनऑथराइज है उसको अगर ऑथराइज किया जाएगा तो उसके अंदर जो एक ट्रांजैक्शन होगी, रेगुलराइजेशन जो होगा ट्रांजैक्शन का, कच्चे के बदले पक्के मकान जो मिलेगा किसके बेसिस पे मिलेगा? जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे जो कि ये सबूत देंगे कि उन्होंने पेमेंट देके खरीदा था, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है, चाहे उनको ट्रांसफर होकर आया हो, विल के तहत मिला हो, वसीयत में मिला हो, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, जो कि ये बताते हो कि भाई साहब वो रेजिडेंट है, उस प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर आपका 56(2)(10) जो है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये नया रूल आया था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो मीनिंग और बताई गई है, एक है रेजिडेंट को लेके और दूसरा है अनऑथराइज कॉलोनी को लेके। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसके पास फिजिकल पोजीशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। कैसे मानेंगे हम कि उसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है तो उसके पास क्या होगा? रजिस्टर्ड सेल डीड होगा, या फिर लेटेस्ट सेट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, या एग्रीमेंट टू सेल होगा, या विल होगा, या पोजीशन लेटर होगा, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि ये सबूत दे कि उसने पेमेंट दे के उस प्रॉपर्टी को हासिल किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑथराइज्ड कॉलोनी, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी। एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अगर कोई लीगल हायर्स हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब किसी और के नाम पे लेकिन वो नहीं रहे तो उसके जो भी वसीयतनामे में जो भी लोग होंगे उनके नाम पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किसको नहीं किया जाएगा? इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसको? टेनेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो मालिक नहीं है, लाइसेंसी है या फिर कोई परमिसिव यूजर है तो वो आपके रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। दूसरा आ रहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मतलब क्या है? तो कोई भी कॉलोनी या डेवलपमेंट comprising of contiguous area where no permission has been obtained for approval of layout plan or building plans and has been identified for regularization। मतलब क्या हुआ कि ऐसे कच्ची कॉलोनी वगैरह होती है जिसके लिए कोई अप्रूवल वगैरह नहीं मिला होता गवर्नमेंट का, और वहां पे लोग रह रहे होते हैं, काफी सारे लोग वहां पे बसे होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई किया गया रेगुलराइजेशन के लिए। किसने? आपके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो भी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन था 24 मार्च 2008 का। तो इसके तहत इन्होंने कई सारी ऐसी कॉलोनी को पकड़ा था जिसको ये रेगुलराइज करने के लिए उतारू हुए और कहा कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो उस टाइप की कॉलोनीज जो है वो आपकी सारी क्या कहलाती हैं? अनऑथराइज कॉलोनी की डेफिनेशन में आती है। तो सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं, कि अनऑथराइज कॉलोनी को जब ऑथराइज किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, तो जो भी उनके रेजिडेंट होंगे जिनको की एक फ्रेश रजिस्ट्री मिलेगी एक तरीके से, तो उस रजिस्ट्री को आप ट्रीट नहीं करोगे कि वो 56(2)(10) के अंदर उनको एक प्रॉपर्टी मिली है, मोर प्रॉपर्टी, विदाउट एनी कंसिडरेशन और टैक्स लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको यहां से हटाया जा रहा है, इस प्रोविजन से उनको मुक्ति दी गई है इस अमेंडमेंट के अंदर। चलिए, ये था पार्ट नंबर 1 अदर सोर्सेज का, क्लियर हो गया होगा। दूसरा पार्ट है आपका कि आपने जनरली देखा है पूरे इनकम टैक्स के अंदर कि हर जगह लिखा होता है कि जो आपकी पेमेंट होगी या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे वो कैश में रेस्ट्रिक्शंस होती है कि कैश में आप इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतना ही अमाउंट का कर सकते हो, एक दिन में से ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अकाउंट पे यूज करना होता है।
बैंक ड्राफ्ट यूज करना पड़ता है या फिर ईसीएस मोड यूज करना पड़ता है, जो कि आपके बैंक के थ्रू ही होता है। बट इसी को अमेंड करते हुए कहा गया कि भाई साहब कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पे ये चीज लिखी गई है कि आप ये ट्रांजैक्शन जो है या अकाउंट पे ही कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, ईसीएस के कर सकते हो। बस ये तीन चीजें हैं, अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस, ये तीन ही आपको अवेलेबिलिटी दी गई थी कई सारे ऐसे इनकम टैक्स के सेक्शंस के अंदर। उन सभी सेक्शंस को एक साथ अमेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि इन सभी सेक्शंस में इन तीन चीजों के साथ साथ अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड टू बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मोड है जो कई सारे लिस्ट डाउन बताए गए हैं, ये सारे भी इंक्लूडेड माने जाएंगे। मतलब कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पे आपको कहा गया था कि आपको जो पेमेंट है वो सिर्फ इन्हीं तीन मोड से करनी है, अदरवाइज आपका जो एक्सपेंस होता है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब उसी जगह पर आपको ट्रीट करना है कि कुछ और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड बता दिए गए हैं जिसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपका डिसअलाउड नहीं माना जाएगा। तो वो लिस्ट ऑफ मोड्स हैं जो कि आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कवर किए जाएंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि किन किन सेक्शंस के अंदर ये एप्लीकेबिलिटी है। किन किन सेक्शन में ऐसा था जहां पे आपको ये सिर्फ तीन मौके थे, तीन तरीकों से आप काम कर पाते थे, और उन जगहों पे आपको ये एडिशन किया गया है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के नाम पे। तो सबसे पहला सेक्शन है 35AD8 का, जहां पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो वहां पे आपको लिमिट थी कि 10,000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और करोगे तो उस केस में आपको इन्हीं तीन मोड को यूज करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। अगला है 40A3 या फिर 3A, जहां पे कहा गया था कि आप कोई भी खर्चा जो अपने ऑफिस का होता है, जो आपके बिजनेस का होता है, वो 10,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं कर सकते हो कैश में। उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आपको अकाउंट पे चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस यूज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में ये लिमिट जो होती है वो 35,000 की हो जाती है, नॉर्मल सिनेरियो में 10,000 है। ये कुछ पेज नंबर है, जिस पेज नंबर पे उन पेजेस पे इन सेक्शंस को डिटेल में बताया गया होगा उसका रेफरेंस दिया गया है, फिलहाल हमारे लिए काम का नहीं है। अगला आता है आपका कि एक सेक्शन है 43(1), जिसके अंदर बात की जाती है कि अगर आपको एसेट्स वगैरह एक्वायर करना है तो उसके इसमें भी आपकी लिमिट है कि आप कैश में अगर करते हो तो 10,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करना होगा तो आपको बैंकिंग मोड में आना पड़ेगा, जो तीन मोड आपके प्रिस्क्राइब थे। 44AD का सेक्शन आपने पढ़ा है, जहां पे आपने देखा है कि अगर प्रेजेंटिव इनकम आपको क्लेम करना है और उसमें कंसेशनल रेट आपको 6% का लेना होता है, तो वहां पे कहा जाता है कि भैया वो भी आपका अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पैसा आया हो जो आपके टर्नओवर में काउंट किया जाएगा, या फिर वो आपके ईसीएस के थ्रू आया हो या फिर वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आया होगा, तभी हम उसको कहते हैं कि उस केस में आपको 6% का रेट मिलेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन तीन मोड के अलावा कुछ और जो कई सारे मोड आपको प्रिस्क्राइब कर दिए गए, उनके थ्रू भी अगर आपके पास पैसा आता है तो वो भी आप टर्नओवर में ले सकते हो, और उसके ऊपर भी आपको कंसेशनल रेट जो 6% का मिलता है वो मिला करेगा। मतलब उन तीन मोड की जगह और भी बहुत सारे मोड ऐड कर दिए गए हैं। 43CA है, जो कि बात करता है किस चीज का, जब आप ट्रांसफर करते हो स्टॉक इन ट्रेड जो कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं। मतलब कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग में डील करता है और उसका स्टॉक इन ट्रेड है लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसके इसमें कहा जाता है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग में डील करते हो और उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड समझते हो और उसकी सेल परचेज वगैरह करते हो, और सेल परचेज करने के बाद ऑब्वियसली बात है एट द एंड जब आप उसको सेल परचेज करने के बाद जो भी आपके पास इनकम आती है उसको आप क्या लेते हो, अपना कंसिडरेशन लेते हो जब भी अपना पीजीबीपी की इनकम निकालते हो। मतलब जब आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी होगी तो आप बताते हो कि मैंने इतना सेल किया, मतलब इतने अमाउंट का मैंने लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो सेल किया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपको कहा जाता है कि आप सेल के अंदर उतना ही अमाउंट ले पाओगे जो कि आपका कैसे होगा, जो प्रिस्क्राइब मोड थे, वो जो तीन प्रिस्क्राइब मोड थे वही इसके अंदर काउंट किए जाते थे। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि आपको अदर्स जितने भी और मोड बताए जा रहे हैं वो सब भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। इसी के सिमिलर है 50C का, जहां पे आप कहते हो कि आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो। यहां पे आपने क्या किया कि एक बंदा स्टॉक इन ट्रेड में डील कर रहा था तो उसके लिए वो पीजीबीपी का पार्ट था, लेकिन जब हम नॉर्मली कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह को ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन का पार्ट पड़ता है, और उसके लिए हमें एफवीओसी निकालना पड़ता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर भी जो मोड ऑफ पेमेंट होगा उसके अंदर भी ये जो तीन थे, इसके अलावा बाकी अदर मोड्स को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद एक और है कि जब आप इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, जो आपने 56(2)(10) अभी पीछे पढ़ के आए, उसके अंदर आपने देखा कि इमोल प्रॉपर्टी अगर आपका ट्रांसफर होता है और उसके अंदर कुछ भी पार्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना पड़ता है ड्यू टू नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी आपका मोड ऑफ रिसिप्ट के अंदर उन तीन मोड के अलावा ये सारे मोड जो और बताए जाएंगे वो भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 80JJAA। ये सेक्शन किस चीज का है, जब आप एडिशनल इंप्लॉइज रखते हो और उनको पेमेंट करते हो तो आपको एक डिडक्शन पता होगा 80JJAA का, जहां पे आपको कहा जाता है कि अगर आपको ये डिडक्शन लेना है, तो उस केस में आपको एडिशनल इंप्लॉइज रखना पड़ेगा और उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन्हीं तीन मोड से जो कि ऊपर बताया गया, जो कि आपका अकाउंट पे चेक था या फिर आपका ईसीएस था या फिर आपका बैंक ड्राफ्ट था। अगर इन तीन मोड से आप पे करोगे तभी आप डिडक्शन के लिए क्वालिफाइड होते हो, अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो तो आप क्वालिफाइड नहीं होते। तो इन तीन मोड्स के अलावा आपको बतेरे मोड और यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सारी जगहों पे, इन सारे सेक्शनों में जहां पे सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता था तीन ही मोड का, उन जगहों पे आपको बहुत सारे मोड का और ऑप्शन दे दिए गए हैं। कौन से वो मोड है जिसके थ्रू आप पैसे ले भी सकते हो और पैसे
दे भी सकते हो। वो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम या फिर आधार पे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बतेरी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई। जितना भी आज के टाइम में रियल टाइम में चल रहा है, जो आपका डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उन सभी को आप यूज कर सकते हो और कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। इन सभी को आपका बैंकिंग मोड ही माना जाएगा, इसको कैश में ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो कि ध्यान देने वाली बात है, जिसको हम कहते हैं रूल 6DD। आई होप आपने जरूर पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा सेक्शन 40A3, जहां पे आपने देखा है कि रूल 6DD है जो कि आपको एक्सेप्शन देता है। मतलब कि 40A3 जो है वो आपको बताता है कि आप खर्चे नहीं कर सकते 10,000 से ज्यादा। ठीक है ना। 40A3 कहता है कि आपको एक दिन में 10,000 से ज्यादा आप एक्सपेंस कैश में नहीं कर सकते, और आप करोगे तो आपका जो कैश एक्सपेंडिचर होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर उसको लेके कई सारी एक्सेप्शन बताई गई कि इसी सिचुएशन में किया जा सकता है, ऐसे से किया जा सकता है। उसी में एक एक्सेप्शन हुआ करती थी जो कि आपका था क्लॉज जे। क्लॉज जे एक्सेप्शन ये बताता था कि अगर आपका सपोज करो कि बैंक बंद है, बैंक आपका हॉलीडे है या फिर बैंक बंद है ड्यू टू स्ट्राइक, तो उस सिनेरियो में आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो और वो आपका अलाउड माना जाएगा। ध्यान देना कि इन जनरल कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते, आपको उसको बैंकिंग के चैनल के थ्रू ही करना पड़ेगा। लेकिन रूल 6DD के अंदर आपको कहा गया था कि अगर सपोज करो कि बैंक है वो पब्लिक हॉलीडे में चला गया या बैंक में स्ट्राइक है, तो उस सिनेरियो में बंदा क्या करे, उस सिनेरियो में वो कैश यूज करेगा, और कैश यूज अगर करेगा तो वो आपका अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसको हटा दिया गया है, उसको जीरो कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत ज्यादा यूज करते थे, प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज्यादा यूज होता था, इसको अब जीरो कर दिया गया है, ये खत्म हो चुका। इसकी जगह पे आपका एक इंसर्ट किया गया है रूल 6ABBA, जो कि क्या कह रहा है कि भाई साहब ऐसा जो कॉन्सेप्ट था इसको हम ऑमिट करते हैं, मतलब इसको डिलीट ही कर दिया एक तरीके से। कहने का मतलब क्या है कि अब स्ट्राइक हो चाहे बैंक बंद हो, आपको बैंकिंग चैनल यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही मोड बताए गए थे, अब इसके अंदर आपको 7-8 मोड और बता दिए गए। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मोड तो आपका चल ही जाएगा जिससे आप आराम से काम कर पाओगे। तो अब आपको ये एक भी दिन की छूट नहीं मिलेगी जिसके अंदर आप काम कर पा रहे थे कैश के अंदर। तो वही चीज कही जा रही है, कॉन्सिक्वेंट टू इंसर्शन ऑफ रूल 6ABBA, रूल 6DD, which specifies the cases and circumstances where disallowance under section 48(3) would not be attracted, has been amended with effect from 29/1/2020। 29 जनवरी 2020 को ये अमेंडमेंट आया जिसने कि ऑमिट कर दिया क्लॉज जे को, देयर ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एक्सक्लूजन ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज ईदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 40A(3). Accordingly, with effect from 29/1/2020, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो भी लिमिट आपको बताई गई 10,000 रुपए की, उसके अगर एक्सेस में आप पेमेंट करोगे, मेड अदरवाइज देन बाय द प्रिस्क्राइब मोड, जो प्रिस्क्राइब मोड बताए गए, जो 3 मोड पहले के थे और कई सारे मोड आपको और इंट्रोड्यूस करके बता दिए गए, ऑन अ डे ऑन विच द बैंक्स आर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक वुड अट्रैक्ट डिसअलाउंस, वो आपके डिसअलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 40A(3). तो ध्यान रखना है कि आप हमेशा अब प्रिस्क्राइब मोड ही यूज करोगे जिसके अंदर आपको 3 पुराने मोड हैं और कई सारे नए टेक्नोलॉजी वाले मोड हैं, उसी को यूज करके करना है, अदरवाइज आपका जो खर्चा होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। रूल 6DD जो आपको बचा लेता था अंडर क्लॉज जे, वो अब खत्म हो गया, जीरो हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अदर सोर्सेज। बेसिकली अदर सोर्सेज का ही पार्ट नहीं था, इसके अंदर मिक्स था। ये जो सेक्शंस थे ये सारे के सारे आपके पीजीबी पे भी यूज होते हैं और भी जगह जगह पे यूज होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट इसमें अदर सोर्सेज का भी था, इसलिए इसको यहीं पे अमेंडमेंट में डाला गया था। रेस्ट जो नेक्स्ट एरिया आएगा उसमें हम बात करेंगे टीडीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट की, जिसमें आपको टीडीएस के 2 नए सेक्शन के बारे में जानना है, सेक्शन 194N और 194M। देखते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।